हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें ये बताता है कि एक माइनर को पार्टनरशिप के अंदर ऐड किया जा सकता है उसके बेनिफिट के लिए। अब देखिए, अगर हम इस बात को समझते हैं, जैसे हमने सेक्शन 5 के अंदर पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ही, कि जो एक पार्टनरशिप होती है वो एक स्टेटस से क्रिएट नहीं होती। वो किससे क्रिएट होती है? कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। किससे क्रिएट होती है? कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं, तो वहां पे सेक्शन 10-11 को जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो माइनर होता है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करने के लिए। तो उस हिसाब से तो एक माइनर जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर जाए। लेकिन जो सेक्शन 30 है वो उसको ये राइट देता है कि सारे पार्टनर्स अपनी कंसर्न से एक माइनर को पार्टनरशिप के अंदर एडमिट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है उससे पहले हम समझते हैं कि इस बात को क्यों रखा गया कि एक माइनर को एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या होता है, एक जो माइनर होता है मतलब कि 18 से एज का कम होता है। जैसा कि हम केस का नाम देखते हैं मोहिरी बीवी वर्सेस दामोदर, वो जहां पे भी मना किया गया था कि एक जो एक माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। क्यों? देखिए, क्या होता है, जो माइनर होता है वो इमेच्योर व्यक्ति होता है। जरूरी नहीं है कि वो मेच्योर हो, तो उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाकी पार्टनर्स को और थर्ड पार्टी को इफेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जो बाकी पार्टनर्स हैं वो मिलके उसको एक्सप्लॉइट करें, सारे बर्डन उसके ऊपर डाल दें। तो इसका एक ये रीजन है कि क्यों एक माइनर को पार्टनर के तौर पर नहीं अलाउ किया गया। अब जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया उससे पहले जो पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही दिए गए थे। इसको हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी समझा था, जो कि चैप्टर 11 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब जो माइनर से रिलेटेड राइट थे वो हमें सेक्शन 248, 247 के अंदर दिए गए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं आया था। अब इन दो सेक्शंस में क्या दिक्कत थी? एक तो जो वर्ड्स थे, इसके अंदर जो वर्ड्स थे वो बहुत ही लूज वर्ड्स थे, मतलब कि वो हमें राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं बताते थे एक माइनर के। और दूसरी बात, उसके अंदर एक पीरियड नहीं दिया गया था कि अगर एक माइनर को बेनिफिट के लिए ऐड कर लिया गया तो जब वो मेजर होगा तो कितने पीरियड के अंदर वो कंसर्न दे सकता है कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, जो कि नए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जब पार्टनरशिप एक्ट बना उसके अंदर ये चीज बता दी गई। अब देखिए क्यों, अभी हम सेक्शन को रीड करेंगे बेयर एक्ट में से, उससे पहले एक रीजन समझते हैं क्यों इस चीज को ऐड किया गया कि एक पार्टनर को एज ए बेनिफिट के तौर पर एडमिट कर लेना चाहिए लेकिन लायबिलिटीज के लिए नहीं करना चाहिए। इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए क्या होता है, कई बार जैसे पार्टनरशिप बनी, ABC पार्टनर थे, उन्होंने अपनी लाइफ के 15 साल दिए उस पार्टनरशिप को एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, उसका बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए। अब क्या हुआ, 15 साल बाद एक पार्टनर की डेथ हो गई, मान लीजिए ए की डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो ए है उसकी जो पीछे फैमिली है उसको तो ये लगेगा कि भाई ए ने अपनी पूरी लाइफ दी, अब ये B-C मिलके पार्टनरशिप चला रहे हैं, तो ये ए ने भी तो इतनी मेहनत करी थी इस पार्टनरशिप में। तो जैसे अब ए का कोई आगे सन था या इस तरीके की कोई चीज थी, तो उसको, अब वो माइनर है तो उसको उस बेनिफिट देने के लिए, वो जो ए ने इतने साल मेहनत करी उसको रिगार्ड देने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए उसको ऐड कर लिया जाता है। एक ये रीजन है इसके पीछे कि क्यों इस तरीके की चीज की गई। दूसरा होता है, कई बार पार्टनर्स को लगता है कि अभी ये व्यक्ति माइनर है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसको हम अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लेते हैं। एक रीजन ये हो सकता है। तो इस तरीके के रीजंस की वजह से उसको सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड किया गया। अब यहां पे हमें केस पता होना चाहिए लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम का। इसके अंदर क्या होता है, लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनीराम में 3 पार्टनर थे, स्टाइल, बेनीराम, होतीलाल। क्या होता है कि होतीलाल की इस पार्टनरशिप के अंदर डेथ हो जाती है। अब 2 पार्टनर बचते हैं, स्टाइल और बेनीराम। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करते हैं और होतीलाल के बेटे को बिना उसकी कंसर्न के उस पार्टनरशिप के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ये बात हेल्ड करता है कि इस तरीके से किसी माइनर को, जो कि उसका बेटा माइनर था, इस तरीके से पार्टनरशिप में एंटर नहीं कराया जा सकता और वो वहां पे लायबिलिटीज के लिए लाइबल नहीं होगा। तो ये बात इस केस के अंदर आई थी।
अब देखिए हम सेक्शन को रीड करते हैं, आप अपने बेरेट को खोल लीजिए, हम बेरेट को रीड करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, और एक या दो केसेस और देखेंगे जिससे कि हमें ये सेक्शन 30 और अच्छे से समझ आ जाए। अब हमें ये बात तो समझ आ गई कि एक पार्टनर को, मतलब अगर एक माइनर है तो उसको एज अ पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर एंटर करवाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए। अब उसके क्या राइट्स होंगे वो देखते हैं सेक्शन 30 के अंदर। तो आप अपने बेरेट को खोल लीजिए। सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन 30 को अगर हम रीड करते हैं तो सेक्शन 30 बोलता है हमें अ पर्सन हु इज अ माइनर, कि जो व्यक्ति एक माइनर है मतलब 18 साल से कम का है, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। तो लॉ के हिसाब से वो एक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जैसे ए बी सी डी पार्टनर्स थे, अब वो चाह रहे हैं कि ई एक माइनर एंटर कर जाए पार्टनरशिप के अंदर, तो इन सब की कंसेंट से ए बी सी डी ई और ए बी सी डी, इन सब की कंसेंट से वो ई को पार्टनरशिप के अंदर एंटर करवा सकते हैं जो कि एक माइनर है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन वो सिर्फ किस चीज के लिए एडमिट होगा? बेनिफिट के लिए एडमिट होगा। वो किसी भी लाइबिलिटीज के लिए, किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए वो उस पार्टनरशिप के अंदर एंटर करवाया जा सकता है। तो ये बात हमें सबसेक्शन 1 के अंदर बोली गई। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 2 के ऊपर, इसी माइनर के बारे में आगे बता रहे हैं। सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन। तो जितना भी उसके पास प्रॉफिट या प्रॉपर्टी के लिए माना गया था कि भाई इसको 10% 15% हिस्सा दिया जाएगा, वो हिस्सा उसको मिलेगा, उसके लिए वो एंटाइटल्ड होगा। एंड ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। और उसके पास वही राइट होंगे कि भाई वो किसी भी अकाउंट्स को देख सकता है, बुक्स को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी ले सकता है उनकी। तो जैसे एक पार्टनर के राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स भी इसको मिल जाएंगे इस माइनर पार्टनर को। तीसरी बात बोलता है such minor share is liable for the act of the firm but the minor is not personally liable for any such act। अब जैसे हम देखते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स पर्सनली भी लाइबल होते हैं किसी पार्टनरशिप की लायबिलिटी के लिए, लेकिन जो माइनर होगा वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा। जितना सिर्फ उसका हिस्सा है, जैसे प्रॉफिट के अंदर 10% हिस्सा है, अगर पार्टनरशिप के अंदर लॉस होता है तो उसके 10% हिस्से में से जितना बनता है उतना पे होएगा, उसको अपनी पर्सनल लायबिलिटी से पे करने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 3 के अंदर ये बात बोली जाती है। फिर सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? सबसेक्शन 4 बोलता है कि सच माइनर में नॉट सू द पार्टनर्स, कि वो जो माइनर पार्टनर बना वो पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता। किस चीज के लिए? फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, कि भाई मेरा ये प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा नहीं दे रहे, प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो इस चीज के लिए वो सू नहीं कर सकता दूसरे पार्टनर्स को। उसको अपना हिस्सा किस हिसाब से मिलेगा वो बताया गया है। Save when serving his connection with the firm, and in such case the amount of his share shall be determined by the valuation made as far as possible in accordance with the rules contained in section 48। तो उसको उसका अपना हिस्सा सेक्शन 48 के अंदर जो रूल्स दे रखे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। वो अपना सूट वगैरह नहीं करेगा, उसको सेक्शन 48 के हिसाब से जो उसका हिस्सा बन रहा होगा उस हिसाब से उसको अपना पार्ट उसके अंदर मिल जाएगा। Provided that all the partner acting together or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to other partner may elect in such suit to dissolve the firm। मतलब कि जैसे कि अब कोई पार्टनर नोटिस भेज सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, या फिर सारे पार्टनर्स मिलकर नोटिस भेज सकते हैं, तो वो राइट है, वो अपना नोटिस भेजेंगे और उस हिसाब से फर्म जो है डिसॉल्व हो जाएगी। एंड देयर अपॉन द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट। अब उस तरीके का सूट डाला गया कि हमारी पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाए, तो कोर्ट जो है उसके ऊपर अपना प्रोसीड करेगा एज वन फॉर डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटिंग अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे डिसोल्यूशन का होता है उसी तरीके से होगा, और जो भी अकाउंट्स है उसको सेटल किया जाएगा। एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शेल बी डिटरमाइन अलॉन्ग विद द शेयर ऑफ द पार्टनर्स। तो जैसे बाकी सारे पार्टनर्स का शेयर डिटरमाइन किया जाएगा जब वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, उसी तरीके से उस माइनर का भी शेयर डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई इसका इतना हिस्सा बनता है। तो ये चीज सबसेक्शन 4 के अंदर बताई गई। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 5 के ऊपर, एट एनी टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्री में बहुत बारी पूछता है। एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, की भाई जैसे उसको पार्टनरशिप में 15 साल की उम्र में ऐड कर लिया गया। अब क्या हुआ, उसने 3 साल काम किया, अब उसने मेजोरिटी अटेन कर ली। अब बता रहे हैं कि जब वो व्यक्ति जो भी माइनर था, जब वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है, मतलब 18+ हो गया, वो 18 साल का हो गया, तो उसके विद इन 6 months ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड, या फिर मतलब या तो वो 18 साल का हुआ या फिर बाद में कभी जैसे 20 साल का था, 21 साल का था, कभी भी अब उसको बाद में ये नॉलेज हुई कि भाई मेरे को तो माइनर के वक्त यहाँ पे एडमिट कर लिया गया था इस पार्टनरशिप के अंदर, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। 2 चीजें हो गई, या तो जब वो 18 से ऊपर का हुआ, 18 साल का हुआ, उसको पता था कि भाई मैं पार्टनर हूं इसके अंदर, या फिर
वो पार्टनर बनाया गया था माइनर टाइम पे जब वो छोटा था 18 से, लेकिन उसको कभी पता चल रहा है बाद में जाके कि भाई मेरे को तो यहाँ पे पार्टनर बना रखा है इन्होंने। तो दोनों में से कभी भी, जब उसको नॉलेज हो रही है इस बात की या फिर जब वो मेजोरिटी अटेन कर रहा है, दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच एवर डेट इज लेटर, दोनों में से जो भी लेटर है, सच पर्सन मे गिव पब्लिक नोटिस। अब यहाँ पे उस व्यक्ति को एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं अपने आप को यहाँ पे एज अ पार्टनर एडमिट कर रहा हूं, या फिर पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं अपने आप को एज अ पार्टनर हटा रहा हूं, मैं यहाँ पे पार्टनर नहीं हूं। दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम और ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम, कि उसने अपने एज इलेक्ट किया कि मैं बन रहा हूं यहाँ पे पार्टनर, या फिर उसने इलेक्ट किया मैं यहाँ पे पार्टनर नहीं बन रहा हूं इन द फर्म, एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड द फर्म। तो यहाँ पे उसके हिसाब से उसकी पोजीशन होगी। तो सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 अभी जब हम पढ़ेंगे उससे हमें पता चलेगा कि क्या उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, और क्या राइट्स एंड लायबिलिटी होगी जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। Subsection provided that if he fails to give such notice, he shall become partner in the firm on the expiry of the said 6 month। और अगर इस तरीके का वो नोटिस नहीं देता तो ये मान लिया जाएगा जब वो 6 महीने बीत जाएंगे कि उसने उस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक हम केस पढ़ते हैं शिवा गौड़ा वर्सेस चंद्रकांता का केस। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक पार्टनरशिप होती है, उसके अंदर चंद्रकांता पार्टनर होता है और चंद्रकांता एक माइनर होता है। अब क्या होता है, जो इनकी पार्टनरशिप होती है जिसके अंदर वो पार्टनर होता है, वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। और क्या होता है कि एक फर्म होती है वो उनके ऊपर आके सू करती है कि भाई इन्होंने मेरा डेप्ट वगैरह देना था, ये डेप्ट नहीं दे रहे, तो अब वो इंसॉल्वेंट होती है तो उससे वो डेप्ट रिकवर नहीं कर पाते। अब वो क्या करते हैं, चंद्रकांता के ऊपर जाके सूट कर देते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करता है कि एक तो जो चंद्रकांता था उसने अपनी मेजोरिटी तब अटेन करी थी जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी थी, तो इसलिए चंद्रकांता से ये जो पैसा है वो रिकवर नहीं किया जा सकता। ये बात इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी। अब सबसेक्शन 6 देखते हैं। सबसेक्शन 6 के अंदर क्या बोला गया है। सबसेक्शन 6 बोलता है वेयर एनी पर्सन हैज बीन एडमिटेड एज अ माइनर टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन अंटिल अ पर्टिकुलर डेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months ऑफ हिज अटर्निंग मेजॉरिटी शैल लाई ऑन द पर्सन असर्टिंग दैट फैक्ट। जैसे अभी हमने सबसेक्शन 5 पढ़ा, सबसेक्शन 5 के अंदर हमने दो बातें जानी थी कि उसको कितने टाइम के अंदर ये अफर्म करना होता है कि वो मतलब मानना इलेक्ट करना होता है कि वो पार्टनर है या नहीं है, 6 months के अंदर। लेकिन दो केसेस होते हैं, पहला जब वो 18 साल का हो गया, और दूसरा कि जब उसको इस बात की नॉलेज हुई कि मेरे को यहाँ पे बेनिफिट के लिए ऐड किया गया था। अब ये जो दूसरी वाली बात है कि मेरे को यहाँ पे बेनिफिट के लिए ऐड किया गया था, ये बर्डन उसी व्यक्ति पे आएगा, मतलब उसी माइनर के ऊपर आएगा प्रूव करने के लिए जो बोल रहा है इस बात को कि मेरे को तो ये बात पता ही नहीं थी। मतलब जैसे 18 साल का हुआ, 18 साल के होने के बाद 6 महीने बीत गए, अब कोई लायबिलिटी वगैरह राइज हुई, वो बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूं। तो भाई प्रूफ करके देखो नहीं पता था, ये लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी कि भाई मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। मेरे नॉलेज होने के 6 महीने के अंदर अंदर मैं अफर्म कर सकता था, लेकिन मेरे को नॉलेज ही नहीं थी। जब 18 साल का मैं हुआ, 18 साल के 6 महीने के अंदर मुझे अफर्म करना था, या फिर जब मुझे नॉलेज हुई उसके 6 महीने के अंदर करना था। जब मैं 18 साल का हुआ तब मुझे नॉलेज नहीं थी, तो उसके बाद के जो 6 महीने बीते उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अब मुझे नॉलेज हुई तो इसके मुझे विद इन 6 months करना था। तो अब जब इस तरीके की बात अराइज होगी कि मुझे 18 साल की उम्र पे नहीं पता था, ये उसी व्यक्ति मतलब उसी माइनर के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी प्रूफ करने के लिए कि उसको उसकी नॉलेज बाद में हुई। ये बात सबसेक्शन 6 बोलता है। अगर ये बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको कमेंट करके समझा दूंगा सबसेक्शन 6 के अंदर क्या बोला गया है। फिर सबसेक्शन 7 बोलता है वेयर सच पर्सन बिकम अ पार्टनर, कि अब दो ऑप्शन थे, या तो वो इलेक्ट कर ले पार्टनर बनने के लिए, या फिर वो इलेक्ट कर ले दैट ही डोंट वांट टू बिकम अ पार्टनर। तो यहां पे उसने इलेक्ट कर लिया कि वो पार्टनर रहना चाहता है। अब देखिए जब वो इलेक्ट कर लेते हैं पार्टनर तो क्या उसके राइट्स हो जाते हैं। अब उसने क्या किया कि भाई वो 18 साल का हुआ, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यहाँ पे पार्टनर हूं। हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम पार्टनर। जो भी उसके राइट एंड लायबिलिटी थे जिस दिन तक वो पार्टनर था वो कंटिन्यू रहेंगे। बट ही ऑल्सो बिकम पर्सनली लाइबल। अब वो पर्सनली लाइबल भी हो जाएगा पार्टनरशिप के सभी राइट्स एंड लायबिलिटीज के लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा। पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, जितने भी एक्ट्स हैं फर्म्स के सबके लिए वो लाइबल हो जाएगा सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। जब से उसको ऐड किया था, अगर आज से 4 साल पहले भी ऐड किया था, अगर वो 14 साल का था, तो तब से सारे एक्ट के लिए फर्म के लिए वो लाइबल हो जाएगा पर्सनली भी, मतलब उसके पर्सनल असेट्स भी बेचे जा सकते हैं अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो। दूसरी बात बोलते हैं कि शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। और उसका जो शेयर था उस प्रॉपर्टी के अंदर या फिर प्रॉफिट के अंदर वो सेम ही रहेगा जो उसका एज अ माइनर के तौर पे था। उसको 15% के लिए ऐड किया गया था तो उसका 15% ही रहेगा।
अगर 20% के लिए ऐड किया तो 20% रहेगा, सिर्फ फर्क इतना आ जाएगा, अब वो एक नॉर्मल पार्टनर की तरह हो जाएगा और वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। जैसे ABCD पार्टनर लाइबल थे, अब जो ई व्यक्ति है वो भी सेम तरीके से उन्हीं बाकी चारों पार्टनर्स की तरह लाइबल हो जाएगा कि भाई अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होगी तो उसको भी अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ेंगे। अब सबसेक्शन 8 के अंदर बताता है कि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो इलेक्ट नहीं करता कि ही डोंट वांट टू बी कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो क्या होगा, his rights and liabilities shall continue to be those of minor under this section up to the date on which he gives public notice। तो जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया था उस दिन तक सिर्फ उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे, और वो भी कैसे राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे, जो एक माइनर के थे, सिर्फ वही उसके राइट्स एंड लायबिलिटी रहेंगे, उसकी पर्सनल असेट्स वगैरह नहीं बिकेंगी, जो भी राइट्स थे एज अ माइनर वही रहेंगे। His share shall not be liable for any act of the firm done after the date of the notice। अब जिस दिन उसने नोटिस दिया उसके बाद अब वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा, उसका जो शेयर था वो भी किसी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा, खत्म, अब वो किसी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा। और आखिरी बात बताता है, he shall be entitled to sue the partners for his share of the property and profit in accordance with subsection 4। वो सबसेक्शन 4 के हिसाब से अपने जो भी हिस्सा था, अपनी प्रॉपर्टी थी, वो मांग सकता है कि भाई अब मेरा हिस्सा दे दो, मैं तो जा रहा हूं। और सबसेक्शन 9 बोलता है कि ये जो सबसेक्शन 7 पढ़ा या 8 पढ़ा, इससे सेक्शन 28 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेक्शन 28 कौन सा, होल्डिंग आउट वाला सेक्शन, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो माइनर्स के राइट्स लायबिलिटीज हैं, ये हमने इस सेक्शन के अंदर समझे, सेक्शन 30 के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम सेक्शन जो पार्टनरशिप एक्ट के आगे के सेक्शन है उसको खत्म करेंगे। इसके अलावा अगर आपको CRPC, CPC, SRA, कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और एक्ट, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन कोई भी देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हैं, आपको उससे रिलेटेड सारे एक्ट मिल जाएंगे।